हेलो क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एज यू ऑल नो, फाइनेंस एक बिजनेस फर्म के लिए कितना ज़रूरी है। बिना फंड्स के कोई भी बिजनेस फर्म सर्वाइव नहीं कर पाती। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। एक बिजनेस फर्म डिफरेंट सोर्सेज से फाइनेंस के अरेंजमेंट किस तरीके से करती है। अब एक ऑनर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हर एक बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए अपना खुद का पैसा लगाए। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब वो क्या करते हैं, फंड्स को डिफरेंट सोर्सेज से अरेंज करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड्स की अरेंजमेंट करती है। एक फाइनेंशियल मैनेजर का क्या काम होता है। ऐसा हमें पता है कि फाइनेंस क्या होता है। ऐसा हमें पता है कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस इज लाइक द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, कि अगर फाइनेंस नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस फर्म काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले वो ना अपनी बिजनेस फर्म की रिक्वायरमेंट्स को चेक करता है कि उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ उनको करनी है जिसके लिए उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। क्या उनको फिक्स एसेट परचेज करनी है या फिर अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए उनके फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होता है, उन रिक्वायरमेंट्स को चेक करना। ठीक है, उन रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के बाद वो ये डिसीजन लेता है कि वो उन फंड्स को कौन कौन से सोर्सेज से ले सकता है। हम नेक्स्ट सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग करते हैं। मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अ फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू एक्वायर फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वो डिफरेंट सोर्सेज से अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट चेक करता है, उन फंड्स को एक्वायर करता है ताकि वो एक बिजनेस फर्म की एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर सके, उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। Second is your adequate finance is necessary for efficient operation of business, कि अगर फाइनेंस नहीं होता तो एक बिजनेस फर्म एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी। ये आपने सबने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही लिया होगा। थर्ड, नीदर एनी बिजनेस कैन बी इस्टेब्लिश। अगर किसी पर्सन को, किसी फर्म को अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है या फिर उसकी डेवलपमेंट करनी है, सपोज कोई न्यू मशीनरी परचेज करनी है या फिर कोई नई फर्म ओपन करनी है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, वो भी बिना फाइनेंस के पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड, बिजनेस फाइनेंस इज़ द फंड्स रिक्वायर्ड, कि अगर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक्टिविटीज़ को करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फ्यूचर में हर एक बिजनेस फर्म को एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया मीनिंग यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस किस तरीके की फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, या उनको मीडियम टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, या फिर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं requirements. First is your long term requirements of funds. The requirements of funds for more than 5 to 7 years are called long term funds. अब अगर किसी बिजनेस फर्म को कोई फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, कोई नई मशीनरी उनको लेकर आनी है या कोई नई बिल्डिंग बनानी है, लैंड परचेज करनी है, जिसके प्रॉफिट्स हमें फ्यूचर में होते हैं, मीन्स वो जो कैपिटल चाहिए, वो जो फंड्स चाहिए, वो हमें 5 to 7 ईयर्स के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए। ठीक है, देखो, लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड पेमेंट, या फिर उनको अपनी कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अपने लेबर्स को सैलरीज दे कर देनी है। ठीक है, द लॉन्ग टर्म फंड इज अरेंज थ्रू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कि अगर सबसे पहले फर्म ये देखती है कि अगर उनको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करती है, इशू करती है, सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, मीन्स शेयर्स इशू करती है। अब वो लॉन्ग टर्म फंड्स की कहाँ से ले सकती है, शेयर्स को इशू करके ले सकती है, शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को इशू करके ले सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके ले सकते हैं, या फिर डिबेंचर्स को इशू करके वो अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है। क्लियर हो गया। सेकेंड आता है आपका मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। नाउ व्हाट इज़ मीडियम टर्म, अगर किसी बिजनेस फर्म को जो फंड्स चाहिए वो 1 to 5 ईयर्स के लिए ही चाहिए,
कितने सालों के लिए चाहिए? 1 to 5 ईयर्स के लिए चाहिए, तो वो वाले फंड्स किस में आएंगे? मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स में। अब ये फंड्स क्यों चाहिए होते हैं? या तो ये फिक्स नेचर के होते हैं या करंट नेचर के होते हैं। अब मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है? देखो, दीज फंड्स आर नीडेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। सपोज कोई बिजनेस की कोई मशीनरी थी जो ख़राब हो गया, हमें उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है, या फिर इक्विपमेंट्स, कुछ एक न्यू इक्विपमेंट्स उनको परचेज करने हैं। थर्ड एंड और हैवी इंप्रूवमेंट्स, कुछ एक फिक्स एसेट्स है जिनमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक बिजनेस फर्म को मीडियम टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट आता है कि वो अपनी मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फंड्स को कहाँ से ले सकते हैं? थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हैं, या फिर कुछ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करती हैं बिजनेस फर्म्स को, ताकि वो अपनी मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। यहाँ से क्लियर होगा दोनों में डिफरेंस कि लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं। अगर किसी कंपनी को, किसी फर्म को फिक्स एसेट्स परचेज करनी है और उन फिक्स एसेट्स की इम्प्रूवमेंट, अगर वो हम फिक्स एसेट बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, वो ख़राब हो गई हैं, उनको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर कोई इक्विपमेंट्स परचेज करनी है, तो हमें मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो लॉन्ग टर्म फंड कितने सालों के लिए होता है? 5 to 7 ईयर्स के लिए होता है। मीडियम टर्म कितने टाइम के लिए लिया जाता है? 1 to 5 ईयर्स के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट करेंगे हम, दैट इज़ योर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड। अगर एक कंपनी को कुछ टाइम के लिए ही पैसा चाहिए, कुछ टाइम के लिए फंड्स चाहिए, दैट इज़ लेस देन, जिनकी जो रीपेमेंट है वो भी 1 साल के अंदर अंदर कर देगा, वो वाली जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। अब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं? सपोज हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, सैलरीज पे करनी है, वेजेस देने हैं, फैक्ट्री रेंट पे करना है, ठीक है, तो रेंट्स की पेमेंट्स करने के लिए हमें कौन से फंड्स चाहिए होते हैं? कौन से चाहिए होते हैं? दैट इज़ योर शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए होते हैं। अब शॉर्ट टर्म फंड्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? देखो, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट शुड बी मीट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म सोर्सेज, ठीक है, वो वहाँ से मिल सकते हैं जो लोग पैसा बहुत कम टाइम के लिए देते हैं। अब कहाँ से हमें पैसे मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म का? बैंक से ले सकते हैं या फिर नॉन बैंकिंग सोर्सेज से ले सकते हैं। भैया बैंक सोर्सेज कौन से और नॉन बैंकिंग सोर्सेज कौन से होते हैं, ये हम फर्दर इन डिटेल पढ़ेंगे आगे। तो ये थे हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी? फर्स्ट थी आपकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, जिनकी जो रीपेमेंट की जाती है वो कितने टाइम के लिए की जाती है? कितने टाइम पीरियड में की जाती है? 5 to 7 ईयर्स में। अगर किसी कंपनी को कोई फिक्स एसेट्स परचेज करनी है, ठीक है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए, या फिर उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे करना है, उसके लिए लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा हमने किया था मीडियम टर्म, जिसकी जो पेमेंट की जाती है वो कितने टाइम पीरियड में की जाती है? 1 to 5 ईयर्स में। अगर सपोज किसी ने फिक्स एसेट्स परचेज करे तो उसकी इंप्रूवमेंट के लिए, किसी मशीनरी को हमने रिप्लेस करना, उसके लिए कौन सा लोन चाहिए, फंड्स चाहिए होते हैं? मीडियम टर्म फंड्स चाहिए होते हैं। थर्ड है आपका शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, कि अगर किसी बिजनेस फर्म को अपनी डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स किसके अंदर आती है? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के अंदर। उनकी पेमेंट कब की जाती है? विदिन 1 ईयर उनकी पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे, अब हम इन डिटेल करें व्हाट आर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म एक बिजनेस फर्म की लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक फर्म कहाँ से पैसा ले सकते हैं? थ्रू शेयर्स इशू कर सकते हैं, या वो इक्विटी शेयर इशू करेगी, या वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी। सेकेंड इज योर प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। सपोज एक कंपनी जब हर एक साल उनका जो रिटर्न्स प्रॉफिट्स वो अर्न करते हैं, उसका कुछ एक पार्ट वो अपने पास रिटेन रिजर्व्स की तरह रखते हैं, ठीक है। तीसरा आता है आपका जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहाँ से मिल सकता है? फर्स्ट इज योर शेयर्स, चाहे वो इक्विटी को इशू करके हो, इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स। सेकेंड, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, एंड थर्ड इज योर जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं शेयर्स। अब आप सबको पता होगा, आपने बहुत बार पढ़ा है कि शेयर्स क्या होते हैं। व्हाट आर शेयर्स? नाउ व्हाट इज शेयर्स? शेयर्स आर द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। अब जब भी किसी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं? शेयर्स इशू कर देते हैं। तो जब भी कंपनी शेयर्स के थ्रू फंड्स अरेंज करती है, तो उस कैपिटल को हम बोलते हैं ओन्ड कैपिटल, ठीक है। तो जब भी कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है, तो उन शेयर्स की एज अ डिविडेंड के फॉर्म में उनकी क्या कर देते हैं? रीपेमेंट कर देते हैं। अब शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? वन इज योर इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड इज योर प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ व्हाट इज इक्विटी शेयर?
इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। अब इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं, क्या होते हैं इक्विटी शेयर्स? दीज शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक्चुअल ऑनर्स माना जाता है कंपनी का, और उनके पास पूरी वोटिंग राइट्स होते हैं। अगर उन्हें किसी डायरेक्टर को, प्रमोटर को अपॉइंट करना है तो उनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। उनका मैनेजमेंट में पार्ट होता है कि वो जब भी मैनेजमेंट को डिसीजन लेते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका प्रॉपर डिसीजन डिस्कस किया जाता है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। अपने ऑनर्स को मेंटेन करने के लिए, शेयर होल्डर्स को मेंटेन करने के लिए कंपनी यही कोशिश करती है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम डिविडेंड्स पे कर सके, ठीक है। ये रिस्क बियरिंग होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज़ नो प्री डिटर्मिनेट रेट ऑफ डिविडेंड फॉर देम। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट्स किसको दिए जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसलिए उनका जो डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो पहले से फिक्स्ड नहीं होता, बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए जो डिविडेंड होता है, रेट ऑफ डिविडेंड होता है, वो पहले से ही फिक्स्ड होता है। ओके, now next is these shareholders have the right on that income which is left after the payment of interest and preference dividend। मैंने आपको ये बता दिया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद अगर प्रॉफिट्स बच जाते हैं तो उनको डिविडेंड दिया जाता है, अदरवाइज नहीं भी दिया जाता। सिमिलरली कि जब एक फर्म लिक्विडेट होती है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं, देखो लास्ट पॉइंट देखो। Similarly, on liquidation, they have the right on those assets which are left after payment of all the liabilities and preference share capital। कि एक बिजनेस फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज़ है पहले उन लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की जाती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जितना भी पैसा, उनसे जितनी भी कैपिटल ली गई है, पैसा फंड्स लिए गए हैं, पहले उनकी पेमेंट की जाती है। उसके बाद जो कैपिटल बचती है वो कैपिटल या वो एसेट्स किसको दी जाती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स। अब एक कंपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट या तो वो इक्विटी शेयर्स को इशू करती है या फिर वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है। नाउ व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स? These shareholders have the preferential rights regarding the payment of dividend and repayment of capital over the equity shareholders। कि एक कंपनी जब भी प्रॉफिट्स अर्न करती है, ठीक है, उनके प्रॉफिट सबसे पहले जो डिविडेंड पे किया जाता है वो किनको किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। या और जब एक लिक्विडेशन होती है सबसे पहले जो रीपेमेंट की जाती है कैपिटल की, वो किसकी की जाती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जाती है। देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? इक्विटी shareholders can't be paid any dividend unless dividend at a fixed rate is paid to the preference shareholders। preference shareholders को जो dividend दिया जाता है वो एक fixed rate पर दिया जाता है, चाहे कंपनी के उस ईयर में फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट्स हुए हों या नहीं हुए हों, इन शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो दिया जाता है वो एक फिक्स्ड रेट पर दिया जाता है। सिमिलरली लास्ट पॉइंट देखो, at the time of liquidation repayment of capital to the preference shareholder is made after the settlement of claims। सबसे पहले कंपनी ने जहाँ से पैसा लिया है क्रेडिटर्स से या फिर डिबेंचर्स लिए खरीदे हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले उन क्रेडिटर्स की और उन डिबेंचर्स की पेमेंट की जाती है। सबसे पहले किसकी की जाती है? क्रेडिटर्स की, फिर डिबेंचर्स की। उसके बाद जो पैसा बचता है उसके बाद किसकी पेमेंट की जाती है? फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। उसके बाद जो पैसा बचता है उसके बाद किसकी पेमेंट की जाती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। नाउ नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म फंड्स का, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स का, दैट इज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। बट इज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरनल सोर्सेज। जब एक कंपनी, एक बिजनेस फर्म अपने इंटरनल सोर्सेज से ही, वो एक्सटर्नली किसी बैंक से, इंस्टीट्यूशन से या किसी इन्वेस्टर से पैसा नहीं ले रही है, शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा नहीं ले रही है, जब वो अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को इंटरनल सोर्सेज से ही लेती है, इंटरनल सोर्सेज से ही फंड्स को अरेंज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट।
फर्स्ट पॉइंट देखो, इट इज़ कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। सेकेंड, व्हेन अ कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ इट्स प्रॉफिट एंड विशेज टू री इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ इट। हर साल एक कंपनी क्या करती है, एक अकाउंट बनाती है रिटेन्ड अर्निंग्स का, एक अकाउंट ओपन करती है, उसमें वो जब प्रॉफिट्स अर्न होते हैं उनको फाइनेंशियल ईयर में, अब अपने प्रॉफिट्स को जितना भी फाइनेंशियल ईयर में उनको प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बट अपने प्रॉफिट्स का कुछ एक हिस्सा वो अपने पास उस अकाउंट में डाल देती है, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। देखो, व्हेन अ कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ इट्स प्रॉफिट्स, वो अपने प्रॉफिट्स को सारे के सारे प्रॉफिट्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, बट कुछ एक पार्ट, कुछ एक प्रॉफिट का कुछ एक हिस्सा वो एक अपने पास संभाल कर रखती है, ठीक है, अपने पास इन्वेस्ट करती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ऐसा कंपनी क्यों करती है? ताकि कभी भी किसी बिजनेस फर्म को कुछ इमरजेंसीज में कुछ फेस करना पड़े तो वो अपने पास पहले से अपनी कंपनी की, अपने बिजनेस फर्म की लिक्विडेशन को मेंटेन करने के लिए वो अपने पास पैसा री इन्वेस्ट करती है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, या फिर इसको रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है। देखो, थर्ड पॉइंट, रिटेन्ड अर्निंग्स इज मेड इन द फॉर्म ऑफ वेरियस रिजर्व्स, जैसे उसने जनरल रिजर्व्स बना दिए, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड्स बना दिए। अब इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, सपोज कि एक साल में कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं हुए बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, ठीक है। तो अगर एक कंपनी ने कुछ एक रिजर्व्स बनाए होते, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बनाया होता, तो वो उन फंड्स के, उस फंड के पैसे से, उस अकाउंट के पैसे से उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की डिविडेंड की पेमेंट कर सकेगी। Every year after the payment of tax on the income and distribution of a part of it as dividend, the balance is retained in business. Suppose एक कंपनी को एक ईयर फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कि उसने सारी लाइबिलिटीज़ की भी पेमेंट्स कर दी हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी है, ठीक है, जो भी लाइबिलिटीज़ थी उसने सबकी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिए हैं, उसके बाद भी जो कंपनी के पास जो पैसा बचता है उस पैसे को वो कहाँ डाल देती है, री इन्वेस्ट कर लेते, कहाँ पर, एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स। Retained earnings can be used to meet both long term and short term requirement of capital. अब फ्यूचर क्या होता है, हमारा अनसर्टेन हो, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है फ्यूचर में, ठीक है, तो उन मिस हैपनिंग्स को पूरा करने के लिए, ताकि एक कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा, एमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सके, तब भी रिटेन्ड अर्निंग्स की जाती है। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। सपोज एकदम से कुछ एक टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ठीक है, तो अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना, अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना, अपने बिजनेस को, तब भी वो अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज़ कर सकती है। दस रिटेन्ड प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द टोटल अर्निंग्स, डिविडेंड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो रिटेन्ड अर्निंग्स हम कितने अब हर साल रिटेन्ड अर्निंग्स का जो परसेंटेज होता है वो फिक्स नहीं होता। जिस साल कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं उस साइड ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स कर सकते हैं, ठीक है, जिस टाइम कम होता है तो वो कम पैसा एज अ रिटेन्ड कर सकते हैं। Now last point is your zero interest bonds or debentures. A zero coupon bond is a debt security instrument that does not pay interest. इनकी कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की जाती, ना इनको डिविडेंड्स पे की जाते हैं, बट इनकी जो पेमेंट की जाती है वो इनकी मैच्योरिटी पर की जाती है। मीन्स जब इनकी मैच्योरिटी लिखी हुई है कि एक साल बाद मैच्योर होंगे, 2 साल बाद मैच्योर होंगे, तो जो इनकी मैच्योरिटी डेट होती है तो इनकी फेस वैल्यू पर, इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की जो फेस वैल्यू इनकी लिखी होती है उस फेस वैल्यू की पेमेंट इनकी मैच्योरिटी पर की जाती है, ठीक है। अब सपोज एक इन्वेस्टर है, उसने जो ये परचेज जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स खरीदे वो डिस्काउंटेड रेट्स पर खरीदे, डिस्काउंटेड रेट्स पर पहले खरीद लिए, ठीक है, फिर जब उनकी मैच्योरिटी हुई तो उनको जो पैसे मिले, जो उसकी फेस वैल्यू है, मतलब जितने की उन्होंने जो वैल्यूज़ डिबेंचर पे उस बॉन्ड पर जो लिखी हुई है उसकी फुल पेमेंट कब होती है, उसकी मैच्योरिटी पर होती है, ठीक है। अभी 2 तरह की होती है, या तो ये लॉन्ग टर्म हो सकती है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, और एक होते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म
कूपन या लॉन्ग टर्म जीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनकी जो मैच्योरिटी डेट होती है वो होती है कम से कम 10 to 15 ईयर्स की। 10 to 15 ईयर्स के बाद इनकी पेमेंट की जाती है। और शॉर्ट टर्म जीरो कूपन बॉन्ड्स कौन से हैं जिनकी पेमेंट लेस देन मीन्स 1 साल के अंदर अंदर इनकी मैच्योरिटी डेट पर इनकी पेमेंट की जाती है। देखो सेकंड पॉइंट, जीरो कूपन बॉन्ड ट्रेड एट डेप डिस्काउंट, इनको डिस्काउंटेड रेट्स पर ख़रीदा जाता है, ठीक है। फिर उनकी जो पेमेंट होती है वो उनकी मैच्योरिटी पर होती है, जो उनकी फेस वैल्यू होती है मैच्योरिटी डेट पर उनकी फुल पेमेंट की जाती है। थर्ड पॉइंट देखो, द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड एंड द पार वैल्यू इंडिकेट्स द इन्वेस्टर्स रिटर्न। मीन्स अगर ये खरीद के उनको कुछ फ़ायदा होता है या नहीं, तो जिस रेट पर उन्होंने ख़रीदा और जिस देर उसकी जो फेस वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक इन्वेस्टर्स के क्या होते हैं, उसके प्रॉफिट्स होते हैं। तो समझ आ गया। आज हमने क्या क्या डिस्कशंस की, बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, ठीक है, उसका मीनिंग किया हमने। अब हम वो फाइनेंस कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, मीडियम टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अब लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम कहाँ कहाँ से फंड्स को ले सकते हैं, शेयर से, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट से या जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड से। तो नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।